हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग के मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको मार्किंग क्राइटेरिया की एक्सप्लेनेशन की क्यों ज़रूरत है। बात यह है कि बहुत सारे जो एग्ज़ामिनेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, वो आइल्स से रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, लेकिन आइल्स राइटिंग में फंस जाते हैं, या तो 5.5 पे, या तो 6 पे, या तो 6.5 पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-3 बार आइल्स राइटिंग में भी 6.5 ही स्कोर पाते हैं, और जितना भी कोशिश कर लें वो 6.5 से ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, फिर भी वो 6.5 ही स्कोर कर पाते हैं। वो इसलिए है कि जो एग्ज़ामिनर जो हमारे पेपर्स या हमारे कंटेंट को जो चेक करते हैं, उनके पास एक सेट क्राइटेरिया होता है, जिसका मतलब ये है कि वो उनके पास 4 मार्किंग क्राइटेरिया होते हैं। जब आप चारों फुलफ़िल कर लेंगे, तब आपको बैंड 7 से ऊपर मिलते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल राइटर्स को भी इसमें मार खाते हुए देखा है। तो ध्यान दीजिए और ये मार्किंग क्राइटेरिया ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। बिफोर ये 4 जो मार्किंग क्राइटेरिया आपके सामने हैं, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। ये लेटर ऐसा है: लास्ट मंथ यू हैड एन ओवरसीज हॉलीडे विथ सम फ्रेंड्स वेयर यू स्टेड एट देयर हाउस. They have just sent you some holiday photos. Write a letter to your friends. In your letter, thank them for the holiday and the photos. Explain why you didn't write earlier. Invite them to come and stay with you. तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लास्ट मंथ आप कहीं ओवरसीज़ हॉलीडे गए थे, और आपने अपने दोस्तों के यहाँ आप अपने दोस्तों के यहाँ रुके हुए थे। तो आपको लेटर में ये लिखना है कि आपको थैंक करना है, और ये बताना है कि आपने पहले क्यों नहीं लिखा, और आपको अपने घर के यहाँ इनवाइट करना है, ठीक है। तो इधर 4 पॉइंट्स आपको कवर करना है। एक, जो आप ओवरसीज़ हॉलीडे गए और आप फ्रेंड्स के साथ रुके, और ये 3 चीज़ आपको लेटर में लिखना है। थैंक करना है, वाई यू डिडंट राइट देम अर्लियर वो भी लिखना है, और आपको इनवाइट भी करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि पहला हमारा मार्किंग क्राइटेरिया जो है वो है टास्क रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को एड्रेस करने हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे, तो आपको सारे पार्ट्स आंसर करने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में 4 या 5 भाग हैं, तो आपको पांचों भाग को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सब पॉइंट इसके अंदर ये होता है कि आपको क्वेश्चंस, जो आंसर्स या जो पॉइंट्स आप कवर करेंगे, या जो आपको एक्सप्लेन करने का वो जो एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन में, वो आपको सारे मतलब रेलेवेंट, फुल्ली एक्सटेंडेड और वेल सपोर्टेड आइडियाज़ के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आप जस्ट 3 पॉइंट्स ऐसे ही लिख के मतलब दे रहे हैं। आपको पूरा वो कवर करना होता है। अगर वो बोल रहे हैं कि वाई यू डिडंट राइट अर्लियर, तो आप एक रीज़न देंगे क्यों नहीं लिखा था, और आपने कितना देर हो गया आपको, और कितना महीने हो गए आपको लिखे हुए, वो भी लिखना होता है। मतलब आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको सारे भागों को फुल्ली एक्सटेंडेड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पैराग्राफ हाफ ही लग रहा है। मतलब जो पॉइंट आपको दिया गया वो आपको फुल्ली कवर करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑल्सो नेक्स्ट मार्किंग क्राइटेरिया में ओवरलैप होता है, जहाँ पे आपको कोहेरेंस और कोहेशन। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स रीड दिस आउट: यूजेस कोहेशन इन अ वे दैट इट अट्रैक्ट्स नो अटेंशन एंड स्किलफुली मैनेजेस पैराग्राफिंग। आपको तो ये तो जानकारी होगी कि जब आप लेटर लिखेंगे, तो आपको एटलीस्ट 3 भागों में उसको स्प्लिट करना होता है। अगर आप इससे भी लिखते हैं तो भी आपको 3 भागों में ही स्प्लिट, 3 या 4 या 5, आपका जैसे मर्जी आपको पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। तो कोहेशन या और कोहेरेंस, इसका मतलब ये है कि जब आप 3 पैराग्राफ लिखते हैं,
तो पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 2 ऐसा लगना चाहिए कि कुछ संबंध है। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ 1 कुछ कुछ चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और पैराग्राफ 2 में आप बिल्कुल अलग ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका कोई संबंधी ना हो। तो कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपको पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 से ऐसा लगना चाहिए कि वो सीमलेस है। जो दूसरे दूसरे अलग अलग पैराग्राफ होने के बावजूद वो एक ही लगना चाहिए। ठीक है। तो तीसरा हो गया लेक्सिकल रिसोर्सेज। तीसरा और चौथा थोड़ा ओवरलैप करते हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर रेंज और एक्यूरेसी, इसके बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, जहाँ पे मैं लेक्सिकल रिसोर्स और ग्रामर रेंज को कैसे आप इसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं मैंने बताया हुआ है। एक इजी मेथड ये है कि आप एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करें और एक सफिस्टिकेटेड कंट्रोल ऑफ लेक्सिकल फीचर्स। तो ज़्यादातर इंडियंस को ये होता है कि इंग्लिश जनरली हमारा सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है। तो आपको अगर लेक्सिकल और ग्रामर रेंज को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको दो चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक होता है कि आप सिनोनिम्स यूज़ करें या आप सिनोनिम्स को पढ़ें। अगर आप ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपको फिर से अगर वो यूज़ करना है तो ब्यूटीफुल मत लिखिएगा, गॉर्जियस लिखिएगा या प्रिटी लिख दीजिएगा। मतलब वही वर्ड दूसरे मीनिंग्स, मतलब आप वही शब्द को अगर डिफरेंट मीनिंग से दूसरे वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करेंगे, वो सिनोनिम्स होते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लेक्सिकल रिसोर्स और ग्रामर रेंज में आपको ये करना है तो एक इडियम्स है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंजंक्शंस। आपको कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिल्कुल ही जानने होंगे। तो मैंने इसका भी और एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहाँ पे आप इजीली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सीख सकते हैं। इससे आप क्या होगा, सो बेसिकली व्हाट ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये एक छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिससे आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट, जैसे कि इटसेल्फ इज़ अ कंजंक्शन इन हिंदी। ठीक है। तो और फॉर एग्जांपल और मैं उधर गया और मैंने जलेबी खाई। आई मीन आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम मैं बस एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तब आपको लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर रेंज और एक्यूरेसी आपको इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट जो होता है वो टाइम के साथ आता है। वो ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में आइल्स दे रहे हैं और आपका वोकैबुलरी एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा 10 या 15 दिन में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप अगर वर्ड्स पढ़ भी लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में याद नहीं आएंगे। ये रियल टाइम एग्जांपल है जो मैं स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है। तो आपको आपका इजी रूट ये है कि आप थोड़े ईडियम सीख लीजिए, थोड़े वोकैबुलरी मतलब सूडो पैराफ्रेजिंग सीख जाइए। मतलब एक ही वर्ड्स के डिफरेंट अर्थ वाले वर्ड्स सीख लें और आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना। ठीक है। तो वंस अगेन आप कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीख लीजिएगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख लीजिएगा। आपको आइल्स राइटिंग में 100% बैंड 7 से ऊपर आएंगे और आपको आइल्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो वंस अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, आइल्स राइटिंग में 4 मार्किंग क्राइटेरिया होते हैं: टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस और कोहेशन, लेक्सिकल रिसोर्स और ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। ठीक है। तो मैंने और भी सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने एग्जांपल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और मेथड्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे जिससे आप बैंड 7 स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू ड्रॉप अ नोट बिलो। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।